हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए सीरीज में जिसका नाम है क्लास 6 to 12 पॉलिटी एनसीईआरटी सीरीज। आशा करता हूं स्टूडेंट्स आप सभी हमारे इस चैप्टर को देख रहे होंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 मैंने यहाँ पे आपको डाइवर्सिटी का मतलब आपको समझा दिया था, बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें। और चैप्टर नंबर 2 डिस्क्रिमिनेशन मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझा दिया था। मैंने आपको बताया था डिस्क्रिमिनेशन के जितने भी आपके आर्टिकल्स होते हैं, आपका यहाँ पे आपके जो 14 to 17 मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाए थे। और आज स्टूडेंट्स हम लोग बात करने वाले हैं गवर्नमेंट के बारे में। और मैंने आपसे कहा भी था कि इन आपके जो आर्टिकल्स हैं, राइट, 14 to 17 तक के, इसको आप बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी आपके हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स अब जो यहाँ पे यूपीएससी की जो आपकी तैयारी है उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना ही पढ़ना है। तो आप उसकी आदत डालिए ना पॉलिटी में, क्योंकि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा थोड़ा करके अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे, जो बिगनर्स हैं वो यहाँ पे फिर उनको आदत हो जाएगी। तो जब आगे चल के बहुत ज़्यादा उनको बेनिफिट देगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग अपना प्यारा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है व्हाट इज गवर्नमेंट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, यानी कि यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि ये गवर्नमेंट का मतलब होता क्या है। देखिए, गवर्नमेंट का मतलब ये होता है, हिंदी में हम लोग कहते हैं, क्योंकि मैं हर टॉपिक का यहाँ पे मैं आपको हिंदी जरूर बताता हूँ। यानी कि गवर्नमेंट का मतलब होता है, हिंदी में हम लोग कहते हैं सरकार। यानी कि एक ग्रुप ऑफ पीपल दैट मेक्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी मेकिंग द लॉस एंड मेंटेन दी लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट एंड प्रोटेक्ट दी बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट। यानी कि एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल्स जो यहाँ पे क्या करें, रिस्पॉन्सिबल हो पीपल के लिए, यानी जनता के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो, जो कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखें और हमारी जो स्टेट की जो बाउंड्रीज हैं उसको वो क्या करें, यानी कि सुरक्षा दें। ये होती है आपकी गवर्नमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस एनसीईआरटी के पैराग्राफ पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके संविधान में आर्टिकल नंबर 12 बहुत ही अच्छे से मेंशन किया गया है। उसका मैं स्लाइड लेके आया हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द मीनिंग, आर्टिकल नंबर 12 आखिर है क्या। क्योंकि आर्टिकल नंबर 12 ही आपको बताता है कि भाई स्टेट है क्या, गवर्नमेंट है क्या। यह बहुत ही अच्छे से आपको समझाऊंगा स्टूडेंट। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पैराग्राफ। Every country needs a government to make decision and get things done. These can be decisions about where to build roads and schools, or how to reduce the price of onions when they get too expensive, or ways to increase the supply of electricity. राइट, यानी कि हर एक कंट्री जो एक मांगती है कि ऐसी गवर्नमेंट जो कि मतलब मेक डिसीजन, यानी कि ऐसे डिसीजन ले जो कि मतलब उनके लिए सही हो, यानी कि स्टेट के लोगों के लिए सही हो। यानी कि ये पैराग्राफ ये कहना चाहता है कि यानी कि हर कंट्री के जो सिटीजन्स होते हैं वो ये मांगते हैं, वो मतलब उनके अंदर ये नीड रहती है कि मैंने जो सरकार चुनी, जो हमने सरकार चुन रखी है, वो हमारे लिए काम करे, हमारे वेलफेयर के लिए काम करे। चाहे वो आपका यहाँ पे प्याज के दाम को कम करने से लेकर के, आपकी सब्जियों के दाम कम करने से लेकर के, आपकी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे बिल को कम करने का जो आपका यहाँ पे दे रखा है। और दूसरा यहाँ पे जो आपकी स्कूल्स हैं, अच्छा स्कूल बने, रोड बने, मतलब वेलफेयर स्टेट यहाँ पे मतलब हर सिटीजन चाहता है अपने गवर्नमेंट से। So the government also takes action on many social issues. For example, it has several programs to help poor. It does other important things such as running postal and railway services. Right? तो यानी कि मतलब जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे अपने यहाँ पे कुछ एक्शंस भी लेती है जो कि आपके सोशल इश्यूज पर है। और वो आपके सोशल इश्यूज कैसे हैं, यानी कि पुअर्स के लिए काम करना। जैसे अभी आपका आपके कई ढेर सारी आपके यहाँ पे स्कीम्स यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पे निकाले हुए हैं। और यहाँ पे जैसे आपकी यहाँ पे जो आपका कई ढेर सारी स्कीम्स हैं, और वो आप स्कीम्स जरूर स्टूडेंट्स पढ़िए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो स्कीम्स कौन कौन सी हैं, और मैं भी उसको मैं हार्ट जरूर दूंगा। क्योंकि देखिए, मैं ये सब बता दूंगा तो फिर आप क्या पढ़ेंगे, क्योंकि आप ये सब चीज़ें कनेक्ट करिए, क्योंकि उस स्कीम्स के बारे में थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करिए। राइट, ओके। दूसरी बात ये है स्टूडेंट्स कि भाई मतलब ये पैराग्राफ यही बताना चाहता है कि मतलब जो गवर्नमेंट है वो मतलब क्या करे,
सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए काम करे। वेलफेयर का मतलब क्या होता है, वेलफेयर का मतलब हर डायमेंशन पे काम करना, ना कि डिफेंस पे, बल्कि आपका एजुकेशन पे भी, हेल्थ पे भी, और आपका आपके जो आपका एम्प्लॉयमेंट सेक्शन है उसके ऊपर भी। तो ये चीज़ है आपका, मतलब गवर्नमेंट का मतलब दायित्व क्या होता है, काम क्या होता है, ये आपकी एनसीईआरटी आपको अब बता रही है। ओके, नाउ देन द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, यानी कि डिफेंस सेक्टर में, एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशन विद अदर कंट्रीज, राइट। ये बहुत सिंपल चीज़ होगी। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल इट्स सिटीजन्स हैव इनफ टू ईट एंड हैव गुड हेल्थ फैसिलिटीज। मैंने कहा ना, यानी कि यहाँ पे सीधी सी बात है, यानी कि आप डिफेंस सेक्टर में करें ही करें, हर सेक्टर में आप यहाँ पे, हर डायमेंशंस में आप यहाँ पे मतलब हेल्प करें लोगों की और ग्रो करें। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहता हूँ, एक चीज़ अपने आप पे थोड़ा आप खुद सोचिए। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट डिफेंस सेक्टर में एक ही सेक्टर में ज़्यादा अगर यहाँ पे काम करेगी, तो क्या यहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे क्या इम्प्रूव हो पाएगा? क्या यहाँ पे एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन सेक्टर यहाँ पे इम्प्रूव हो पाएगा? देखिए स्टूडेंट्स, नहीं हो पाएगा ना। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपकी स्वीडन है, आपके फिनलैंड है, ये यहाँ पे जो आपके इंडेक्स होते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे कई ढेर सारे इंडेक्स पे यहाँ पे आपका यहाँ पे ये लोग नंबर 1 यहाँ पे आपके यहाँ पे रैंक करते हैं। जैसे आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है HDI, राइट, उसमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये रैंक यहाँ पे करते हैं किसमें, नंबर 1 पे। क्यों ये करते हैं? क्योंकि यहाँ की जो सरकार है वो ज़्यादातर बेसिकली हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, इकोनॉमिक सेक्टर में ज़्यादा यहाँ पे वो इन्वेस्ट करती है, ना कि यहाँ पे युद्ध में, राइट। और यहाँ पे देखिए एक सिंपल सी चीज़ ये भी आ जाती है, क्योंकि एक ज्योग्राफिकल फैक्टर भी आ जाता है। जैसा कि आप मैप पे अगर आप देखें, स्वीडन की सरकार हो या फिर फिनलैंड की सरकार हो, वहाँ पे इतना ज़्यादा खतरा नहीं, उनकी बाउंड्रीज इतनी ज़्यादा खतरे में नहीं है। लेकिन वेदर ऐसा, अगर हम लोग इंडिया के सेंस में, अगर हम लोग अपने सेंस से बात करें, तो हमारे पड़ोसी मुल्कों को तो आप जानते ही हैं, इंडिया पाकिस्तान और चाइना। तो यहाँ पे कि आपको एक ज्योग्राफिकल फैक्टर भी अच्छा होना चाहिए, तभी आप अगर आपके जो अगर जो आपके नेबर्स हैं वो इतने खतरनाक ना होते, तो हम लोग भी यहाँ पे डिफेंस सेक्टर की बजाय हम लोग यहाँ पे एजुकेशन, हेल्थ पे ज़्यादा हम लोग फोकस करते, तो हम लोग ज़्यादा उस पर ग्रो कर पाते। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, सवाल ये भी पूछ सकते हैं मुझसे कि सर यहाँ पे, क्योंकि देखिए अगर बात हो रही है तो और भी अच्छे डायमेंशन हम लोग बात करें, सर यहाँ पे अमेरिका कैसे इतना डेवलप हो पाया, ये जो वेस्ट है वो इतना डेवलपिंग क्यों हो पाया? क्योंकि आप इनकी ज्योग्राफी तो देखिए ना यार, इन लोग की आप ज्योग्राफी, खासकर आप अमेरिका की ज्योग्राफी देखिए, आप देखिए कितना यहाँ पे उसको कितना आइसोलेशन मिल रखा है। उसके यहाँ पे पड़ोसी मुल्कों से इतनी लड़ाई है ही नहीं, तो उसके पड़ोसी मुल्क यहाँ पे उसी के साथ देते हैं, और यहाँ पे और एकदम अलग टापू है, समझ लीजिए पैसिफिक ओशन एकदम अलग से। तो तो उसको वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, वो सारा पैसा अपने डिफेंस में, भले ही उसके बाद अभी बहुत ज़्यादा बहुत लगाता है, बट उसने स्टार्टिंग के जब अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ था, तो उसके बाद उसने बहुत ही पैसा यहाँ पे आपका लगाया था उसमें, मतलब एजुकेशन में, हेल्थ में, इकोनॉमी में, कैपिटलिस्ट माइंडसेट में। तो उससे क्या हुआ, ये चीज़ बहुत ग्रो हुई, और यहाँ पे अब अमेरिका एकदम वर्ल्ड पावर है। तो ऐसे भारत को भी इस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, यानी कि मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए, यानी कि इसलिए मैंने आपको बताया कि भाई गवर्नमेंट जो है वो हर सेक्टर पे काम करेगी, तभी वो स्टेट ग्रो कर पाएगा। और ये तभी हो पाएगा जब आपकी जो कंडीशंस है वो गवर्नमेंट के फेवरेबल में हो, और ये सारी चीज़ें हैं। Perhaps you are wondering how and government managed to do all this and why it is necessary for them to so. When human beings live and work together, there needs to be some amount of organization so that decision can be made. Some rules have to be made that apply to everyone. For example, there is a need to control resources and protect the country of the country. So, to do this behalf of their people by exercising leadership, taking decisions and implementing these among all people in or their territory. है ना, यानी कि ये बात की जा रही है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, जैसे कि अब क्या है यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या होता है, गवर्नमेंट यहाँ पे कई ऐसे लॉज बनाती है जो यहाँ पे लोगों के लिए सही भी नहीं हो सकते हैं, तो इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या है, कोर्ट है, और इसको काउंटर बैलेंस के लिए आपके यहाँ पे क्या है, कोर्ट है, और इसको कंट्रोल भी करना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे गवर्नमेंट को अगर हम लोग इतनी पावर दे देंगे तो यहाँ पे दिक्कत आ सकती है, यहाँ पे आपकी डिक्टेटरशिप भी आपकी आ सकती है। तो स्टूडेंट्स, अगर अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ
कि लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अब एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अब गवर्नमेंट असल में है क्या। और मैं ये स्लाइड लेके आया हूँ, अब इसको जरूर पढ़िए क्योंकि हमारे आर्टिकल नंबर 12 है और इसमें आपको बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया गया है कि भाई गवर्नमेंट है क्या और मतलब स्टेट क्या है और उसमें आपका गवर्नमेंट क्या है, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको यही नहीं समझ में आएगा कि भाई ये गवर्नमेंट क्या है, राइट, स्टेट क्या है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये हमारे संविधान में स्पेशली मेंशन है पूरा पूरा ये आर्टिकल। देखिए पूरा पूरा आर्टिकल जो है ये आपका पूरा पूरा ये मेंशन है, राइट। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं आपका यहाँ पे लेक्चर। ओके, सो आर्टिकल ये आपको क्या कहता है, राइट। देखिए स्टेट आर्टिकल, ओके, definition in this part of unless the context otherwise requires state includes, यानी कि आर्टिकल नंबर 12 आपको ये बता रहा है कि भाई स्टेट है क्या। बेसिकली जिस स्टेट की आप बात कर रहे हो वो स्टेट है क्या, वो है आपका गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। यानी कि गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है एंड द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेटर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट एंड ऑल लोकल और अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट। यानी कि आप समझिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, आप उसको कैच करिए। यानी कि क्या बोला गया, भाई स्टेट है क्या, स्टेट है आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो आपका पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है जो, और दूसरा आपका जो भी आपके स्टेट लेजिस्लेचर हैं। अभी कहेंगे स्टेट लेजिस्लेचर क्या होता है, जैसे जैसे स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट आपका कानून बनाती है, वैसे स्टेट में भी आपके जो विधानसभा है आपकी यहाँ पे वो कानून बनाती है, वो स्टेट लेजिस्लेचर होता है स्टेट के लिए भी, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट भी, यानी कि हमारे जो स्टेट सब्जेक्ट है वो भी प्रोवाइड किए गए हैं उनको, मतलब स्टेट को ये ऐसी मतलब पावर दे रखी है कि स्टेट को आप अपने उस डोमेन में आप अपने लिए कानून बना सकते हैं। उनको यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं, वो भी यहाँ पे क्या है, वो भी ये स्टेट है। यानी कि इस पे भी आपका जो भी आप, और ये एक तरह का ये भी समझिए क्योंकि ये एक तरह का आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के, आपने सुना होगा आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 तक एक तरह का वो क्या है, एक तरह का फंडामेंटल राइट है हमारा। तो इसी वजह से अगर इनका कोई उल्लंघन करेगा तो यहाँ पे वो वो आपके फंडामेंटल राइट का वो उल्लंघन करेगा। अगर वो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करेगा तो उसको फिर पनिशमेंट भी मिल सकती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बताया गया है। दूसरी बात ये है कि, और दूसरी चीज़ क्या बताया, जैसे और भी जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, राइट, तो लोकल अथॉरिटीज़ क्या है वो भी अभी मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा, परेशान ना होइए। ओके, सो गवर्नमेंट, अब यहाँ पे जो मेन बात यहाँ पे की गई कि भाई गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, ऑल द लोकल अदर अथॉरिटीज़, ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज़ जो कि आपकी इन सब के अंदर आती है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपके किसके अंदर आती है स्टूडेंट्स, आर्टिकल नंबर 12, यानी कि स्टेट क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, स्टेट लेजिस्लेचर और आपकी जो भी आपकी लोकल अथॉरिटीज़ यानी कि पंचायत हैं, वो सारी की सारी क्या हैं, स्टेट हैं, राइट। समझ में आ गया ना, ये आपको बहुत जाना जरूरी था, ये आर्टिकल नंबर 12 तो मैं लेके आ गया हूँ। ओके, नाउ अब मैं आपको बताने वाला हूँ ये जो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, यही चीज़। ओके, अब ये लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आपकी है क्या, देखिए समझने का प्रयास करिए। देखिए मैं आपको अब और स्लाइड्स दिखाता हूँ, जैसे ये, एक सेकेंड। ओके, नाउ जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए आपकी जो है ऐसे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आपको बताना चाहता हूँ। ये देखिए सबसे ऊपर आपकी कौन सी होती है स्टूडेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके नीचे स्टूडेंट्स कौन सी होती है, स्टेट गवर्नमेंट। लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, मैं आपको बताता हूँ उसका काम क्या है, स्टेट गवर्नमेंट आपने सुना होगा, राइट। और तीसरी आपकी होती है लोकल बॉडीज, जो कि आपकी होती हैं लोकल अथॉरिटीज, ठीक है, जैसे कि आपकी होगी पंचायत। ओके, अब मैं आपको समझा दूँ एक एक के बारे में। जैसे कि आप सुन रहे हैं ये स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, देखिए ये आपकी होती है नेशनल गवर्नमेंट भी इसको कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है पूरे इंडिया में, आप जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी कानून बनाएगी, जैसे कि आपका कोई भी कानून है आपका, वो पूरे इंडिया में लागू होता है। अब वो कौन कौन से कानून जिसके जो कि पूरे इंडिया में कानून लागू होता है, जैसे आपका डिफेंस है, राइट, डिफेंस के मामले में, मिलिट्री के मामले में,
पूरे इंडिया में सिर्फ आप यही सुने होंगे इंडियन आर्मी सुने होंगे, ना कि आप सुने होंगे यूपी आर्मी, ना कि आप सुने होंगे तमिल आर्मी, ना कि आप सुने होंगे आप पंजाब आर्मी, ये नहीं सुने होंगे। आप सुने होंगे कि भाई इंडियन आर्मी, राइट। क्योंकि ये जो बनाने का अधिकार है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। दूसरी बात, जो भी आपके नेशनल और इंटरनेशनल मामले में जो मुद्दे होते हैं उस पे जो भी जो आप यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो नियम बनाती है वो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, उस पर भी आप यहाँ पे नहीं रोक सकते, वो चीज़ है। और यहाँ पे और कई सेक्टर्स में कई डायमेंशन में यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट आपका कानून बनाती है। वो कानून कहाँ बनाती है आपको पता है? वो कानून बनाए जाते हैं हमारे देश के संसद में, राइट। अब मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ क्योंकि इसके बाद ये वाला चैप्टर है जिसमें आपको और भी इलॉबरेटली समझाया जाएगा कि गवर्नमेंट और कैसे काम करती है। बट मैं आपको थोड़ा सा पहले हिंट देता हूँ। क्या है यहाँ पे जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है स्टूडेंट्स, या प्लीज़ समझने का प्रयास हो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर आपकी जो नेशनल गवर्नमेंट, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि हम लोग जैसे कि मैं यूपी में रहता हूँ और यूपी की सरकार अभी जो है योगी जी की सरकार है, और सेंट्रल में आपकी कौन सी है? मोदी जी की सरकार है। यानी कि जो भी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आपके जो मतलब हेड होंगे, हेड ऑफ द जो काउंसिल होंगे वो आपके प्राइम मिनिस्टर होंगे, और जो आपका स्टेट के जो आपकी गवर्नमेंट जो आपकी बनेगी वो उसके जो आपके हेड होंगे जो वो होंगे आपके चीफ मिनिस्टर होंगे। अब इसके लिए जो प्रोसेस है वो आपके इलेक्शंस के द्वारा कराया जाता है। जैसे कि हर एक 5 साल में आपका 2 इलेक्शंस मस्ट होते हैं, सॉरी 3 इलेक्शंस होते हैं आपके हर 5 साल में। और वो जो 3 इलेक्शंस के नाम मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होते हैं, दूसरा आपका स्टेट गवर्नमेंट के लिए होते हैं, तीसरा आपका पंचायत के लिए होते हैं। ये जो है हर 5 साल में अलग अलग यहाँ पे होते हैं। जैसे कि अभी 2024 में आपका चुनाव आ रहा है, वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है। उसमें आपका जो भी आपके जो उम्मीदवार खड़े आपको मिलेंगे वो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे। और अगर मान लीजिए जैसे अभी स्टेट के लेवल पे अगर आता, उत्तर प्रदेश के लेवल पे अभी यहाँ पे हुआ था, तो उस पे आपके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए वो थे, यानी कि वो लोग एमएलए थे, एमपी नहीं थे। एमपी और एमएलए में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, मैं आपको अभी आगे मैं समझाऊंगा। यानी कि ऐसे काम करती है, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आपका आपका कहाँ काम करती है? पार्लियामेंट में। और जो स्टेट गवर्नमेंट के जो आपके मिनिस्टर्स होते हैं, वो चीफ मिनिस्टर, वो कहाँ काम करते हैं? स्टेट लेजिस्लेशन में। और जो ये लोकल अथॉरिटीज़ होती है ये कहाँ काम करती है? आपके विलेज यानी पंचायत में, पंचायत के रूप में यहाँ पे की जाती है। यहाँ पे सरपंच होता है, आपके जो 5 लोग वो सारी चीज़ें होते हैं, उसमें आपके हेड होते हैं, मतलब वो चुने जाते हैं अकॉर्डिंग टू वोट, विलेज वोट के दौरान। ये जो सिस्टम है, ये जो आपका सिस्टम है सेंट्रल गवर्नमेंट वाला और स्टेट गवर्नमेंट वाला, पंचायत वाला, ये जो सिस्टम है ये कैसे यहाँ पे ग्राउंड, क्योंकि ये सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया ग्राउंड लेवल तक। और स्टूडेंट्स आप प्लीज़ आपका यहाँ पे जो पंचायती राज के जो आपका चैप्टर्स है उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी स्पेसिफिकली यूपीएससी स्पेसिफिकली यहाँ पे अपने जो सिलेबस उसमें सबसे ज़्यादा पंचायत को ज़्यादातर वो यहाँ पे जोर देता है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग एज अ आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर आपको आगे चल के विलेज और पंचायत में ही काम करना चाहता है, क्योंकि आपको वो लेवल, क्योंकि ग्राउंड लेवल आपको संभालना है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस ऑल्सो। तो जैसे समझ में आया ना स्टूडेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है हमारे देश में, फिर स्टेट गवर्नमेंट होती है, फिर पंचायत होती है। स्टेट गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होती है कि भाई वो अब वो किसके अंदर, उसके अंदर कौन काम करता है? पंचायत काम करती है। पंचायत को कंट्रोल करने के लिए, पंचायत सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट अपने यहाँ पे ऑफिसर्स भेजती हैं, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, जो आपके चुने रहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, कई कई आपके स्टेट गवर्नमेंट से भी जो चुन के आते हैं, जो आपके स्टेट डिपार्टमेंट पे काम करते हैं एज अ ऑफिसर, सिविल ऑफिसर, वो भी यहाँ पे पंचायत में कंट्रोल करने के लिए वो उनको भेजा जाता है। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये मैकेनिज्म ऐसे काम होता है, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो आप ये काम करते हैं कि स्टेट पे भी आपका वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने तो आपको ओवरव्यू दिया है, बट आप लक्ष्मीकांत जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको ये चीज़ थोड़ा बहुत समझनी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि इन लोग के एक अलग अलग चैप्टर्स हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पूरा यूनियन गवर्नमेंट क्या है, आपके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, अलग इसके ऊपर एक अलग अलग चैप्टर है, राइट। इसको आपको थोड़ा बहुत समझना होगा। तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है मैंने आपको बना करके, ओके। नाउ देखिए, जैसे कि आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये आपका पंचायती राज, यहाँ पे जो आपके काम करते हैं म्यूनिसपैलिटीज़ जो आपकी काम करती है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी 2 चीज़ होती है। मैंने आपको एक चीज़ मैंने बताना भूल गया, इसमें पंचायत तो आपके विलेज के लिए होगा और शहर के लिए भी आपकी म्यूनिसपैलिटीज़ का भी आपके चुनाव होते हैं, राइट।
यानी कि ये कोर लेवल पे यहाँ पे काम हो रहा है। ये आपका जो म्यूनिसपैलिटीज है ये आपकी सिटी के लिए काम होगा और पंचायत आपका विलेज के लिए। यानी कि आप समझ सकते हैं ना कि एकदम कोर लेवल पे सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स आपके बैठे हैं जो आपके ऊपर काम कर रहे हैं, जो पूरे लॉज और लॉ एंड ऑर्डर को आपको मेंटेन करते हैं। ये आपका हो गया सारे के सारे काम। नाउ अब यहाँ पे लॉज एंड द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज टू फॉलो दिस। दिस इज इन ओनली वे टू गवर्नमेंट कैन फंक्शन। यानी कि गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि वो अपने हिसाब से वो क्या बना सके, लॉज बना सके और उसको हर 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 सिटीजन्स को यहाँ पे फॉलो करना है, राइट। Just like the government has the power to make decision, similarly it has the power to enforce decision। यानी कि जो enforce वर्ड है, देखिए वर्ड्स को थोड़ा समझिए। enforce का मतलब क्या होता है, लागू करना, राइट। क्या करना, लागू करना। पहले क्या होता है स्टूडेंट्स की थोड़ा बहुत सुन लीजिए, जैसे कि आगे भी मैं उसके बारे में बहुत ही अच्छे समझाऊंगा। क्या होता है, पार्लियामेंट में आपका जो है कानून बनता है, जो कानून बना रहा होता है उससे हम लोग कहते हैं लेजिस्लेटिव। क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव। और जो कानून को लागू करवाएगा वो आपका होता कौन सा है, एग्जीक्यूटिव। कौन होता है, जैसे कि आपके पुलिस ऑफिसर्स, IAS ऑफिसर्स, राइट। आपके जो मिनिस्टर्स हैं वो भी आपके एग्जीक्यूटिव में आते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें। और जो तीसरा होता है जो इन दोनों के ऊपर निगाह रखता है वो आपकी होती है जुडिशरी। यानी कि अगर किसी ने किसी भी डोमेन ने किसी ने भी गलत किया, जैसे आपके गवर्नमेंट ने अगर गलत किया तो उसको सज़ा दी जाएगी। अगर यहाँ पे आपका एग्जीक्यूटिव ने कुछ गलत किया उसको यहाँ पे सज़ा दी जाएगी। तो यानी कि जो लॉ को बचाता कौन है, प्रिजर्व कौन करता है, जुडिशरी। और लागू कौन करवाता है आपके, वो एग्जीक्यूटिव। और यहाँ पे जो लागू करवाएगा वो एग्जीक्यूटिव है, और जो यहाँ पे बनाएगा, जो लॉ बनाएगा वो यहाँ पे लेजिस्लेटिव। यानी कि जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, नेता लोग हैं, MLA लोग हैं, ये आपके कानून बनाते हैं। थोड़ा बहुत आप इसको समझे रहिए, राइट। ये सारी चीज़ें हैं। इन एडिशन टू एनी एक्शन दैट गवर्नमेंट कैन टेक, देयर आर ऑल्सो स्टेप दैट पीपल कैन टेक इफ दे फील दैट ए पर्टिकुलर लॉ इज नॉट बीइंग फॉलोड। इफ ए पर्सन फील्स, फॉर एग्जाम्पल, that they were not here of a job because of their religion or caste, he or she may approach the court and claim that the law is not being followed। यानी कि अब ऐसे यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ पे लॉ नहीं बना सकती कि वो यानी कि वो किसी एक रिलीजन को यहाँ पे मतलब कह दे कि भैया आप यहाँ पे हिंदू हो या फिर आप क्रिश्चियन या फिर मुस्लिम हो, आपको यहाँ पे ये जॉब आपको नहीं दे जा सकती, जो कि यानी कि कोई ऐसी सरकारी जॉब यहाँ पे आपको ये नहीं दी जा सकती। यानी कि आपके धर्म के नाम पे आपको यहाँ पे अगर आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है तो आप कई ढेर सारे आर्टिकल्स का इस्तेमाल करके आप, क्योंकि ये आपका फंडामेंटल आर्टिकल है, राइट है कि आप जॉब सीकर हो, आप कर सकते हो, आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो, आपकी राइट टू इक्वालिटी है आर्टिकल नंबर 14, जैसे मैंने आपको बताया था। उसके थ्रू आप यहाँ पे कोर्ट में जा सकते हो, गवर्नमेंट को चैलेंज कर सकते हो और यहाँ पे आपको यहाँ पे न्याय भी मिलेगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होते हैं। मैं आपको यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है इसको मैं आपको पढ़ के भी थोड़ा बहुत दे दूंगा, बट अब मैं आपको इसको फिर स्लाइड में लेके चलता हूँ, नई स्लाइड में, जिसको मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजन? द आंसर द क्वेश्चन डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। देयर इज ए कंट्री इन ए डेमोक्रेसी, इट इज द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। They do this through the elections in which they vote for a particular person and elect them. Once elected, these person from the government. In a democracy, government has to explain its action and defend its decision to the people. Another form of government is a monarchy. The monarchy or king has the power to make decision and run the government. May have the small group of people discuss matters with which the final decision making power remains with the monarch. Okay, so अब यहाँ पे बताया गया कि भाई गवर्नमेंट कितने टाइप की आपकी होती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट साइड पे चलते हैं। मैं आपको इसको जो भी आपको लिखा है इसको मैं आपको लिख के बताता हूँ, समझिए। देखिए गवर्नमेंट आपकी जो आपकी गवर्नमेंट है, जो आपकी गवर्नमेंट है राइट, वो आपकी दो तरीके की होती है। एक तो होती है डेमोक्रेटिक, एक तो आपकी होती दूसरी, एक तो आपकी होती मोनार्की। अब इसमें क्या फ़र्क है? देखिए स्टूडेंट्स, ये जो डेमोक्रेटिक का कॉन्सेप्ट है ये हाल ही में अभी आया है मॉडर्न यहाँ पे गवर्नमेंट जो अभी हमारी चल रही है ज़्यादातर देशों में, ये डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल रहा है। पहले एंशिएंट और मेडिवल पीरियड में ज़्यादातर मोनार्की चलती थी।
मोनार्की का मतलब क्या होता है? जैसे कि मोनार्की का मतलब ये होता है, जैसे मैं आपको पहले मोनार्की समझा देता हूँ, फिर मैं आपको डेमोक्रेटिक समझा दूँगा। मोनार्की का मतलब ये होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, कि जैसे आपके जो आपके कानून बनाता है वो आपका लेजिस्लेटिव होता है, और जो आपका कानून को एग्जीक्यूट करता है उसका क्या नाम होता है? एग्जीक्यूटिव होता है, यानी कि लागू करवाता है। और जो कानून को जो आपके कानून पे न्याय दिलाता है वो आपका जुडिशरी होता है। ये तीनों की तीनों पावर पहले किसके पास थी आपको पता है? किंग के पास थी, यानी कि मोनार्क के पास थी पहले के ज़माने में। अब क्या है, यही तीनों की तीनों पावर, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, यही अब तीनों की तीनों पावर किसके पास है आपको बताएं? अब वो है आपके यहाँ पे पीपल के पास आ चुकी है। बस यही डिफरेंस है डेमोक्रेटिक और यहाँ पे किंग के बारे में। सीधी सी बात है भाई, जो आप पहले क्या था कि जो आपका जो किंग था वही सारे कानून बनाता था, एग्जीक्यूट करवाता था और अपने हिसाब से सारे काम करता था। बट अब क्या है कि पीपल यहाँ पे, अब पीपल के पास ये पावर है कि वो अब अपने हिसाब से वो गवर्नमेंट चुन सकती है। अपनी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशरी पावर वो अपने खुद से वो देती है गवर्नमेंट को, रिप्रेजेंटेटिव्स को, कि आप हमारे ऊपर रूल करिए। और ऐसी जो गवर्नमेंट होती है वो आपकी होती कौन सी है? डेमोक्रेटिक। और जो पहले जो आपकी जो ज़्यादातर जो आपके एंशिएंट और मिडिवल पीरियड में जो ज़्यादा चलती थी वो आपकी मोनार्की थी। और मोनार्की में आपकी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी पावर पहले किसके पास थी? किंग के पास थी, यानी किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल के पास है जो पूरे कंट्री को रूल कर रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है कि पीपल, पूरे कंट्री की पीपल के पास ये पावर है कि वो कुछ कुछ ग्रुप, कुछ रिप्रेजेंटेटिव को वो आपको क्या करे, चुने। क्योंकि देखिए समझने का प्रयास करिए, जैसे कि जो आपको, जैसे आप यहाँ पे, आपको यहाँ पे आपको यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि पूरे, जैसे मान लीजिए अभी हमारे जो देश की अभी जो पॉपुलेशन है वो आपकी कम से कम 150, आपकी कितनी ज़्यादा है, और वो पूरी जितनी भी आपकी इतनी करोड़ आपकी जनता क्या मतलब पूरे देश को चलाएगी? नहीं ना, क्योंकि उसके लिए कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेटिव को, उम्मीदवार को हम लोग खड़ा करते हैं। और वो जो उम्मीदवार होते हैं वो आपके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और वो जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो हमारे भरोसा, वो कैसे खड़ी होते हैं? वो खड़े होते हैं आपके वोट के द्वारा। कैसे खड़े होते हैं? वोट के द्वारा खड़े होते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर अब वो वोट आप करोगे, आप इलेक्शन के द्वारा वो आपको, फिर आप उसको उनको जिताते हो और फिर वो हमारे ऊपर रूल करते हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे सोचता है कि नेता यहाँ पे बहुत बड़ी शक्तिशाली है, ये आप पहले थिंकिंग हटाओ यार। नेता शक्तिशाली नहीं है, हम लोग शक्तिशाली हैं। अगर हम लोग यहाँ पे चाहें कि अगर हम लोग यहाँ पे चाहें तो हम लोग पूरी सरकार बदल सकते हैं। हम लोग के पास इतनी ताकत है, हमारे वोट के अंदर इतनी ताकत है। एक वोट यहाँ पे बहुत ही बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ पे हमें समझना होगा कि अगर हमारे लिए सरकार हमारे लिए सही नहीं है तो हम अपने हिसाब से हम सरकार भी पलट सकते हैं, सब कुछ पलट सकते हैं। ये हमारे ऊपर है। तो अपने जो वोट है उसको सही इस्तेमाल करिए, सही जगह सही उम्मीदवार को दीजिए। क्योंकि इसीलिए कहा जाता है कि सही उम्मीदवार आप कास्ट के बेस पे मत दीजिए। आप यहाँ पे आपको देता है, दारू दे रहा है, पैसा दे रहा है, उसके बेस पे मत दीजिए। आप ये देखिए उसका इंटेंशन क्या है, क्योंकि आप आगे चल के IAS ऑफिसर बनने वाले हो। आप यहाँ पे आगे चल के एक बहुत ही अच्छे एलीट आप बैठने वाले हो। आप समझा, आप उस पूरे शहर को चलाओगे। तो आपको ये पहले एक माइंडसेट होना चाहिए कि आप पहले ग्राउंड लेवल पे खुद से भी काम करना शुरू करो, खुद पे, कि मुझे यहाँ पे कैसे अपने उम्मीदवार को चुनना है। तो ये था स्टूडेंट्स आपके टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, मैंने आपको समझा दिया। 2 तरीके की होती है, डेमोक्रेटिक और मोनार्की, राइट। नाउ सेकंड, अब मैंने आपको बताया कि भाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया कि भाई ये सारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आपकी कैसे यहाँ पे आती हैं। जो आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ये आपकी आती कैसे हैं? आपकी वोट के माध्यम से आती हैं। तो डेमोक्रेटिक इन इंडिया इज ए डेमोक्रेसी, दिस अचीवमेंट इज ए रिजल्ट ऑफ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ ए इंडियन पीपल। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले के ज़माने में क्या होता था, ये आर्टिकल से रिलेटेड मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले के ज़माने में मोनार्की होती थी, तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी पावर जो कि ये सारी की सारी पावर किसके पास थी? एक इंसान के पास थी, किंग के पास थी। तो अब इस जो ये प्रोसेस लगा, क्योंकि देखिए ये जो प्रोसेस है ये कई 100 सालों के बाद यहाँ पे ये हमें ताकत हमारे हम लोग को मिली है, तभी तो हम लोग अपने हिसाब से अपनी गवर्नमेंट को चुन पाते हैं। लेकिन इसके लिए कई जंगें लड़ी गई, राइट। जैसे कि अब ये जो माइंडसेट था ये आपका यूरोप से पहले आया था, डेमोक्रेसी का माइंडसेट, कि भाई कई ढेर सारे फिलोसफर्स यहाँ पे लेके आए थे कि भाई ये तीनों की तीनों पावर एक हाथ में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो इंसान फिर यहाँ पे आपके ऊपर राज करेगा, अपने मनमर्जी के हिसाब से करेगा। लेकिन यही तीनों की पावर अलग अलग अगर हो, जैसे लेजिस्लेटिव अलग हो, एग्जीक्यूटिव अलग हो, जुडिशरी अगर अलग अलग काम करे,
तो जो कानून बनाने वाली जो आपकी वो है वो अलग काम करे, जुडिशरी अलग काम करे, एग्जीक्यूटिव को अलग पावर दो, तो यहाँ पे क्या होगा, बैलेंस बना रहेगा और स्टेट में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो चीज़ थी ये बहुत ही लंबे सालों की स्ट्रगल के बाद यहाँ पे, खासकर इंडिया में हमें कितना यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ा। जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी पावर है पहले पीपल के पास आई, हम लोग के जो यहाँ पे हम जनता के पास आई, हम लोग आज़ाद हुए, फिर हमने यहाँ पे अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना, ठीक है। टू हैव डेमोक्रेसी, यू नाउ नो दैट द मेन फीचर ऑफ ए डेमोक्रेसी इज दैट अ पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर। जो मेन फीचर क्या है, यानी कि इलेक्ट कर सकते हैं खुद से, यानी कि हमारे पास पावर है, ये पावर हम लोग को मिली कि भाई हम लोग अपने हिसाब से फंक्शनिंग कर सकते हैं। तो हम लोग ने ये सोचा कि भाई अब हम लोग यहाँ पे अपना इलेक्ट करेंगे लीडर और रिप्रेजेंटेटिव, और वो कैसे इलेक्ट करेंगे, इलेक्शन के थ्रू यहाँ पे हम लोग करेंगे। द बेसिक आइडिया इज दैट पीपल रूल देमसेल्फ बाय द पार्टिसिपेशन इन द मेकिंग ऑफ दीज रूल्स। ये लाइन प्लीज आप इसको समझने का प्रयास करिए। ये जो लाइन यहाँ पे लिखी है वो ये क्या है, द बेसिक आइडिया इज दैट पीपल रूल देमसेल्फ बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दीज रूल्स। यानी कि पीपल खुद के ऊपर ही खुद से रूल करेंगे, बट वो पार्टिसिपेट करेंगे कैसे, क्योंकि जो उम्मीदवार होगा, जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो भी तो जनता का ही हिस्सा होगा ना, वो भी तो अब खुद सिटीजन होगा, खुद पीपल ने उनको चुना होगा, और फिर वो अपने हिसाब से वो कानून यहाँ पे हम लोगों ने चुन के दिया, तो वो कानून भी वैसे बनाएगा हमारे लिए और हमारा ही वो हिस्सा होगा। इसी वजह से वो हम लोग अपने हिसाब से खुद पार्टिसिपेट करके खुद के ऊपर ही रूल कर रहे होंगे। यानी कि सारा खेला यही हुआ कि हम लोग के पास सारी की सारी पावर होगी। बट यहाँ पे आजकल के जो समाज है, जो यहाँ पे अवेयरनेस इतनी है नहीं एजुकेशन की, लोग सोचते हैं नेता लोग बहुत बड़े होते हैं, अरे कुछ नहीं यार, अगर आपके पास एजुकेशन है, यू हैव दी एजुकेशन, देन आप हर एक नेता से आप बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल पूछ सकते हो, तो वो शांत हो जाएगा। क्योंकि यही मैं कहता हूँ, शिक्षा बहुत ही बड़ी चीज़ होती है, अगर आप उसको ग्रहण करोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। Democratic government in our times are usually referred to as representative democracies. In representative democracies, people do not participate directly, but instead choose their representative through an election process. Okay, so these representative meet and make the, जैसे समझने का प्रयास करिए, इसमें बताया गया कि सीधी सी बात है, यहाँ पे जो हमारी जो डेमोक्रेसी है, जैसे डेमोक्रेसी दो तरीके की होती है। अभी आप क्लास 9th के जो एनसीईआरटी उसमें आप पढ़ोगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। जैसे जो डेमोक्रेसी होती है दो तरीके की, एक आपकी होती है डायरेक्ट होती है, एक आपकी होती है इनडायरेक्ट होती है। एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, यानी कि हम लोग डायरेक्टली रूल नहीं कर रहे होते, हम लोग रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा कर रहे होते हैं। और जो भारत है वो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा हम लोग की यहाँ पे रूल होती है, यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ पे बनी है, तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं हमारी यहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। वेदर कुछ ऐसे भी कंट्रीज है जो यहाँ पे डायरेक्टली रूल करवाते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, तो ये चीज़ है। ओके, तो मुझे लगता है आपको थोड़ा बहुत इतनी इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत बेसिक होनी चाहिए। ओके, नाउ हियर इन दी वर्ल्ड हैव गवर्नमेंट्स विलिंगली शेयर पावर ऑल ओवर यूरोप, एंड ये आप केस जरा समझने का प्रयास करिए। ये जो आपका मतलब ये जो आपका ये है, मतलब ये जो आपका कंटेंट है, ये जो आपको किनारे दिया, इसको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देता है। क्या था स्टूडेंट्स कि पहले तो जो हमें यहाँ पे पहले जो मैं जैसे कि आपकी बात करना चाहता हूँ, यूरोप और आपके जो अदर कंट्रीज थे, यूएसए, जब यहाँ पे इन लोग को आज़ादी मिली, उन्होंने अपने यहाँ पे कानून बनाए, तो यहाँ पे उन्होंने सीधे जो वोट का अधिकार है वो वुमेन को नहीं दिया। पहले तो डिस्क्रिमिनेशन इसके मामले में बहुत ही ज़्यादा होता था, राइट। बट वेदर अगर हम लोग अपनी बात करें, वी टॉक अबाउट आवर गवर्नमेंट, हमारे जो फाउंडिंग फादर्स उन्होंने सीधे दे दिया, यानी कि लोग यहाँ पे इलेक्ट करेंगे मेल फीमेल दोनों। Nowhere in the world have the government willingly shared power all over Europe and USA. Women and the poor have had to fight for participation in the women's struggle to vote, go stranded war. This movement is called the women's suffrage movement, as the term suffrage usually means the right to vote. यानी कि
अब यहाँ पे पहले तो यहाँ पे यूएसए और यूरोप में ये वुमेन को इतना अधिकार नहीं मिलता था कि वो भी यहाँ पे पॉलिटिक्स में कर सके, क्योंकि स्टूडेंट्स जो उनके पॉलिटिकल थिंकर्स थे, क्योंकि जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स आगे चल के आप पढ़ेंगे तो उनके जो आपके वेस्टर्न जो आपके वो थिंकर्स थे वो यहाँ पे वुमेन्स को लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब डिस्क्रिमिनेट करते थे। वो वुमेन को ये सोचते थे कि वो सती सावित्री हैं, वो घर के अंदर ही रहें, वो ज़्यादा यहाँ पे पॉलिटिक्स पे ज़्यादा भरोसा ना करें, ज़्यादा घुसे ना। ठीक है, तो ये मेन माइंडसेट था उन लोग का। इसी वजह से वेस्टर्न लोग ऐसे थे, उन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे ये पावर नहीं दी और वुमेन यहाँ पे को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, और इसी को कहा गया, उस स्ट्रगल का नाम था सफराज, आपका वुमेन सफराज मूवमेंट। During the war, many men were awaiting fighting, and because of this, women were called upon to the work that earlier considered men's work. Many women began to organizing and managing different kinds of work. When people saw this, they began to wonder why they had to create so many unfair stereotypes about women, and what they were began to see being equally capable of making decisions. So the suffragists demanded and the right to vote for the women। और ये जो मतलब ये बात की गई कि भाई आपका यहाँ पे वुमेन के लिए यहाँ पे बहुत देखा गया, वुमेन्स बहुत ही सारा काम कर रही हैं, फिर कई आपके सालों के स्ट्रगल के बाद इन लोग को भी राइट मिला। राइट, अब यहाँ पे बात करते हैं लास्ट स्लाइड की, जिसमें मैं बताया गया कि भाई जो यहाँ पे जो मैंने छोड़ा था, मीट देयर द रिप्रेजेंटेटिव मीट एंड मेक द डिसीजन for their entire population. These days, a government cannot call itself democratic unless it allows what is known as a universal adult franchise। ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। What is the meaning of universal adult franchise? ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, इसके ऊपर एक अलग टॉपिक बनना चाहिए, अलग लेक्चर बनना चाहिए। बस मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो आपका है, ये आपका दिया गया था भीमराव अम्बेडकर द्वारा, और ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, ये है कि सबको अधिकार है वोट देने का, राइट टू वोट है। और ये जो राइट टू वोट है वो सबको है, हर जात, हर धर्म, हर जेंडर के हर इंसान को वो अधिकार है, वो यहाँ पे वोट दे सकता है। पहले के जो आपका संविधान था उसमें आपको 21 ईयर्स आपकी एज करी गई थी, और उसके बाद जो आपका यहाँ पे अमेंडमेंट करके इसकी जो अमेंड करके इसकी जो एज है राइट टू वोट की, वो आपकी 18 साल कर दी गई। अब मैं आपसे स्टूडेंट्स, ये मैं आपसे कमेंट में चाहूँगा कि वो कौन सा अमेंडमेंट था हमारे संविधान में कि वो जो राइट टू वोट है, राइट टू वोट की जो एज की जो यहाँ पे कम कर दी गई, वो कौन सा अमेंडमेंट था और कौन से गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे किया गया था। जो आप राइट कमेंट जो करेगा मैं उसको यहाँ पे हार्ट जरूर दे दूँगा। ओके स्टूडेंट्स, ये बात हो गई। अब यहाँ पे ये चीज़ हो गई, और आप प्लीज़ आर्टिकल नंबर 326 से लेकर के आपका यहाँ पे 326, 324, 325, 326, 327, ठीक है, ये सारे जो आपके आर्टिकल्स इसको आप जरूर देखिएगा, जिसमें आपको समझाया गया है राइट टू वोट के बारे में, इलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, हमारे यहाँ पे कैसे कैसे काम होते हैं। इसको आप जरूर एक बार गो थ्रू जरूर करिएगा, थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, बेसिक्स थोड़ा बहुत क्लियर कर रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो संविधान जरूर पढ़िए। ओके, यानी कि ओके, दिस मीन्स दैट एडल्ट इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट, यानी जो एडल्ट हैं उनको यहाँ पे पूरा हर एक धर्म के, हर एक जात के उनको यहाँ पे अलाउ किया गया है। बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस। कैन यू बिलीव दैट देयर वॉज ए टाइम व्हेन गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ वुमेन एंड द पुअर टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। इन देयर अर्लीस्ट फॉर्म गवर्नमेंट्स अलाउड ओनली men who owned property and were educated to vote. This means that women and the poor, the property less and the educated allowed to vote. The country was governed by the rules and regulations, and these were few men made. In India, before independence, only a small minority was allowed to vote, and they therefore came together to determine the fate of the majority. Several people, including Gandhi ji, were shocked at unfairness of this practice and demanded that all adults have the right to vote. This is known as universal adult franchise, right? Writing in the journal Young India 1931, गांधी जी ने कहा कि देखिए, यहाँ पे समझने का प्रयास करिए, जब आपकी ब्रिटिश सरकार थी
ब्रिटिश सरकार में भी यहाँ पे ये कहा जाता था कि बहुत ही कुछ लोगों को, चुनिंदा लोगों को यहाँ पे वोट करने की अधिकारी दी जाती थी। वेदर वुमेन को नहीं दी जाती थी, जो माइनॉरिटी थी तो उनको दी ही नहीं जाती थी। मुस्लिम से खासकर ये लोग बहुत ज़्यादा वो करते थे, तो क्योंकि वो लोग माइनॉरिटीज़ में थे और इसी वजह से स्टूडेंट्स यहाँ पे इनको यहाँ पे ये चीज़ नहीं दी गई। तो यहाँ पे बहुत से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की जो धारणा है ये आपकी फिर बनने लगी कि भाई हर एडल्ट को जो यहाँ पे एडल्ट हो जाए, जो एक समझदार इंसान हो जाए, वो यहाँ पे वोट दे सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जात का हो या किसी भी जेंडर का हो। और इसी को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और ये स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन यहाँ पे बन के आते हैं। राइटिंग और जर्नल में यहाँ पे उन्होंने कहा था, उनकी जो जर्नल लिखी यंग इंडिया, उन्होंने कहा आई कैन नॉट पॉसिबली बियर द आइडिया दैट ए मैन हु हैज़ गॉट वेल्थ शुड गेट द वोट, बट ए मैन हु हैज़ गॉट करेक्टर बट नो वेल्थ और लिटरेसी शुड हैव नो वोट। बहुत ही बढ़िया लाइन कही गई कि भाई आपका यहाँ पे ऐसा इंसान जो यहाँ पे वेल्थ के मामले में, राइट, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है लेकिन वो वोट दे रहा है, वो सही नहीं है। लेकिन जिसके पास करेक्टर है, अगर वो वोट दे रहा है, जिसके पास समझदारी, जिसके पास लिटरेसी, पढ़ा लिखा है, जिसके पास करेक्टर है, जिसके पास एजुकेशन है, वो वोट दे रहा है, जो समझदार है, वो ज़्यादा यहाँ पे मेरे लिए सही रहेगा। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपके यहाँ पे। ओके, ये हो गया। और यहाँ पे और कहे कि ओके, और दैट ए मैन हु ऑनेस्टली वर्क्स by or the sweat of his brow day in day and out should not have the vote for the crime of being for a poor man। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका जो आपका व्हाट इज़ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बारे में मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया कि मतलब क्या होती है, और यहाँ पे मैंने लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आपको समझाया। आर्टिकल नंबर 12 आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि भाई लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन सी हैं, और यहाँ पे मैंने और भी अच्छे से समझाया। और यहाँ पे आपको लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट और टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बहुत ही अच्छे से आपको समझाया कि भाई दो तरीके, डेमोक्रेटिक और मोनार्की, और बहुत ही अच्छे से आपको समझाया। दूसरी बात, यहाँ पे मैंने आपको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में, राइट टू वोट के बारे में बताया। और अभी एज क्या है आपकी, 18 ईयर्स है, और पहले क्या थी 21। और कौन से अमेंडमेंट्स हैं यहाँ पे, आपका यहाँ पे राइट टू वोट, जो आपकी एज कम की गई है, वो कम अमेंडमेंट जरूर मैंने कमेंट में बताइएगा। और यहाँ पे आप एक चीज़ और प्लीज़ बताइएगा कि किस सरकार में ये चीज़ हुई थी, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा टॉपिक। तो तब तक के लिए टिल देन, जय हिंद, जय भारत।